हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके इस चैनल पे जहां मैं सिर्फ और सिर्फ अलौकिक, भूत, प्रेत और आत्माओं की घटनाओं के बारे में बताता हूं। मैं आपको पहले से ही बता दूं कि यहाँ इस चैनल पे सिर्फ वही घटनाओं का जिक्र करूंगा जो पूरी तरीके से सत्य है, यानी कि जिन घटनाओं को या तो मैंने खुद अनुभव किया है या फिर मैंने उनसे सुना है जो मेरे बहुत करीब है, जिन्हें मैं बहुत अच्छी तरह से जानता पहचानता हूँ और मुझे पता है कि वो कोई बेतुकी बातें नहीं करेंगे, यानी कि ट्रस्टेबल सोर्सेज से ही लिए गए इंसिडेंट्स हैं। और बाकायदा मैं हर एक इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले उनसे परमिशन ले लेता हूँ, जो घटनाएं खास करके उनसे जुड़ी हुई हो उसके बारे में। मेरे इस चैनल पे आपको कोई मनोहर कहानियाँ नहीं मिलेंगी या फिर ऐसी कहानियाँ जो किसी पब्लिक डोमेन या वेबसाइट से लिया गया है। यहाँ जो भी घटनाएं मैं शेयर करूँगा वो या तो मेरे या मेरे किसी अपने ही की आप बीती हो। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कुछ 30 साल पुरानी बात है। मुझे किसी काम से कोलकाता से झारखंड जाना था। कुछ 5-6 दिन का काम था। मेरे जाने का प्लान इतना अकस्मात था कि मुझे ट्रेन का टिकट नहीं मिला और मुझे मजबूरन गाड़ी ही बुक करनी पड़ी। मुझे आज भी तारीख याद है, वो था 9 अक्टूबर। चूँकि कोलकाता से झारखंड की दूरी कुछ 400 किलोमीटर की है, तो इसलिए मैं सुबह 7 बजे ही निकल गया था। जब मैं निकल रहा था घर से तभी मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा था मुझे। बादल छाए हुए थे आसमान में और ऐसा लग रहा था मानो किसी भी वक्त तूफानी बारिश आ सकती है। लेकिन चूंकि मुझे जाना ही था इसलिए मैं रवाना हो गया। गाड़ी में सिर्फ मैं और ड्राइवर जी थे। कुछ 100 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद मैंने ड्राइवर जी से एक ढाबे पे रुकने को कहा, जो कि हाईवे के किनारे ही था। हमने ढाबे में थोड़ी चाय ब्रेकफास्ट वगैरह ली और 10-15 मिनट के रेस्ट के बाद फिर से रवाना हो गए। हमारी गाड़ी 50 किलोमीटर भी नहीं गई थी कि ड्राइवर जी ने कहा कि उन्हें और थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। अब मैंने बिना किसी झिझक के बोल तो दिया कि ठीक है, पर फिर मैं सोचने लगा कि अभी तो कुछ देर पहले हमने रेस्ट लिया था ढाबे पे, अब फिर से रेस्ट। मुझे थोड़ा अजीब लगा और मैंने ड्राइवर जी से पूछ लिया कि कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि मुझे लगा कि शायद गाड़ी में कोई खराबी आ गई। लेकिन पूछने पे पता चला कि खराबी गाड़ी में नहीं थी, बल्कि खुद ड्राइवर जी की तबीयत ही ठीक नहीं थी। मैंने उन्हें छू के देखा तो बदन आग के माफिक जल रहा था। अब ऐसे सिचुएशन में मैं भी थोड़ा कंफ्यूज सा हो गया, क्योंकि मैं कोई मेडिसिन वगैरह कैरी नहीं कर रहा था उस वक्त, और हम लोग ऐसी जगह पे थे जहां सड़क के दोनों तरफ सिर्फ खेत खलियान थे। दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था और गाड़ियों का आवागमन भी बहुत कम था, बिल्कुल ना के बराबर। अब ऐसे सिचुएशन में गाड़ी आगे बढ़ाने के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि आगे चलकर हमें कोई ना कोई मिल ही जाएगा हमारी मदद के लिए। अब मुझे तो ड्राइविंग आती नहीं थी, तो ड्राइवर जी को ही ड्राइव करना पड़ा। मैंने ड्राइवर जी को गाड़ी धीरे चलाने को कहा। कुछ और 30 किलोमीटर ड्राइविंग के बाद ड्राइवर जी की तबीयत और बिगड़ने लगी, लेकिन खुशकिस्मती से हमें सड़क के किनारे एक टायर पंचर ठीक करने की दुकान मिल गई। मैं समझ गया था कि ड्राइवर जी को सिर्फ दवाई की नहीं बल्कि 1-2 दिन का रेस्ट भी चाहिए था, इसलिए मैंने उस टायर पंचर वाले आदमी से सीधा पूछ लिया कि भाई साहब, इधर आसपास कोई होटल मिलेगा क्या? उस आदमी ने कहा कि यहाँ तो कुछ नहीं है, पर यहाँ से कुछ दूर जाते ही आपको एक कच्ची सड़क मिलेगी। उस सड़क से 20-25 किलोमीटर ड्राइविंग पे ही आपको एक टाउन मिलेगा निगाह नाम का, शायद उधर आपको कुछ मिल जाए। हमने कोई भी वक्त ज़ाया किए बगैर तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर दी। 2 किलोमीटर भी क्रॉस नहीं किए थे कि तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी थी कि आगे का नज़ारा पूरी तरीके से धुंधला हो गया था। गाड़ी के वाइपर को ऑन करते हुए हम लगभग 30 के स्पीड में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कुछ 1 घंटे में हम निगाह पहुंच गए। निगाह को हम पूरी तरह टाउन तो नहीं कह सकते, पर हाँ, लोग दिखे, दुकानें दिखी, सब्जी के ठेले, मार्केट वगैरह। दिल को थोड़ी तसल्ली मिली।
काफ़ी लोगों से पूछने के बाद पता चला यहाँ कोई होटल तो नहीं है, पर एक कोई गेस्ट हाउस है जो विपिंदा नाम का कोई शख्स चलाता है उसे। हम लोगों को पूछते हुए गेस्ट हाउस तक पहुँच गए। उस गेस्ट हाउस की हालत बहुत ही ख़राब थी। साफ पता चल रहा था कि मुश्किल से शायद कोई यहाँ रहने आता। खैर, अब हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। ड्राइवर जी को आराम की सख्त ज़रूरत थी। हम गेस्ट हाउस के अंदर गए। अंदर एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे। उनसे कुछ देर बात करने के बाद मैंने उन्हें 3 दिन का किराया दिया और उसने मुझे ऊपर के 2 कमरे की चाबी दे दी। साथ में ये भी कह दिया कि अगर कोई काम हो तो 8 बजे तक मैं उन्हें बता दूं, क्योंकि 8 बजे के बाद वो अपने घर चले जाते हैं। मैं ठीक है कहते हुए ड्राइवर जी को साथ लिए ऊपर चला गया। कमरे बहुत ही गंदे थे, महीनों से कोई साफ सफाई नहीं की गई थी। मैं ड्राइवर जी को उनके कमरे में भेजकर अपने कमरे चला गया। अब शाम होने को आई थी और बारिश भी कम हो गई थी। मैं बाहर जाके दवाइयाँ और रात के लिए कुछ खाने को ले आया। कुछ देर बाद मैं ड्राइवर जी के कमरे में जाके उनको खाना और दवाइयाँ दे आया और साथ में ये भी कह कर आया कि सोते वक्त वो दरवाज़ा खुला ही रखे ताकि रात को अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो मुझे पता चले। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला आया। मैंने घड़ी में देखा, अब रात के 9 बज चुके थे। यूँ तो मैं अक्सर थोड़ा लेट से डिनर करता हूँ, लेकिन उस दिन मैं काफ़ी थका हारा हुआ था और नींद भी आ रही थी, तो मैं 9 बजे ही खाना खा के सो गया। रात बढ़ने के साथ साथ बारिश भी तेज होने लगी और अचानक से 9:30 बजे के आसपास बत्ती चली गई। पूरा रूम अंधेरा हो गया। पूरे गेस्ट हाउस में हमारे अलावा और कोई भी नहीं था। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक तो अनजान जगह, ऊपर से कमरे की हालत ऐसी और ऊपर से एक आदमी जो कि बीमार है। मैं एक बार फिर ड्राइवर जी के कमरे में गया चेक करने के लिए कि क्या सब कुछ ठीक है या नहीं। देखा ड्राइवर जी इत्मीनान से सो रहे हैं, जैसे मानो पता ही नहीं कि बत्ती चली गई हो। मैं वापस अपने कमरे में जाके सो गया। कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। अचानक देर रात को ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजे पर 2 बार नॉक किया हो। मेरी नींद टूट गई। मैं घबरा के बिस्तर पर उठ बैठा। मुझे लगा शायद ड्राइवर जी होंगे। मैं जल्दी से जाके दरवाज़ा खोला, लेकिन मुझे ना तो कुछ दिखाई दिया ना सुनाई दिया। मैं वापस ड्राइवर जी के कमरे में गया, देखा कि वो अभी भी सो रहे हैं। दिल को राहत मिली। वापस मैं अपने कमरे में आ गया। घड़ी में देखा तो 2:30 बजे थे। मैं वापस सोने की कोशिश करने लगा। बस कुछ ही मिनट बीते होंगे कि मैंने महसूस किया कि मेरे रूम का दरवाज़ा एक बार खुला और फिर बंद। मानो जैसे कोई दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ हो। यकीन मानिए दोस्तों, ये कोई हेलुसिनेशन या भ्रम नहीं था मेरा। उस कमरे में मेरे अलावा किसी दूसरे के होने का पूरा पूरा एहसास हो रहा था मुझे। मेरी जगह कोई और होता तो शायद डर के मारे रूम से भाग जाता। वैसे डर तो मुझे भी लगता है, पर इन सब घटनाओं की आदत है मुझे बचपन से, इसलिए मेरा दिमाग विचलित नहीं होता है इन सब से, भले ही कितना भी डर क्यों ना लगे। इतना होश रहता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये कला मुझे मेरे दादाजी ने सिखाया था। खैर, उस एक पल में मैं समझ गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। एक नकारात्मक ऊर्जा है यहाँ, जिसकी वजह से मुझे शुरुआत से ही यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं बिना कुछ किए ही वापस लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे दादाजी ने सिखाया था कि ऐसी सिचुएशन में कभी आओ तो सबसे पहले जो काम करना वो ये कि उन्हें किसी भी तरह ये पता नहीं चलने देना कि तुम्हें उनके होने का एहसास हो चुका है। मैं आंखें बंद करके एक निर्जीव शरीर की तरह चुपचाप पड़ा रहा। कुछ ही देर में मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे बाईं ओर के सिरहाने पे कोई आके खड़ा है। मैंने बाईं तरफ देखे बगैर हल्के से अपनी आंखें खोली और मुझे उस बाईं तरफ के सिरहाने में परछाई लवैफ सा दिखा। मैंने फिर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मेरे सिरहाने खड़े होकर गहरी सांस ले रहा है। मैं समझ गया था कि ये पहला स्तर है
जहाँ आत्माएं सिर्फ उनके होने का एहसास दिलाते हैं। फिर आता है दूसरा स्तर जहाँ वो आपको डराने की कोशिश करते हैं, और फिर तीसरा जहाँ वो आप पे हावी हो जाते हैं। मुझे पता था कि मुझे दूसरे स्तर तक नहीं जाना। पूरे कमरे में एक अजीब सी बू आ रही थी, जो कि ना तो अच्छी थी ना बुरी। वो कुछ खून की बू जैसी थी जो लेबोरेटरीज में होते हैं, कुछ वैसे। मैं सब कुछ इग्नोर करके फिर से अपने तकिए के बगल में रखे अपने घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 4:10 बजे थे। घड़ी बस वापस अपनी जगह रखने ही वाला था कि मुझे महसूस हुआ कि मेरा बायां पैर धीरे धीरे सुन्न पड़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा था मानो मेरे बाएं पैर को किसी ने बर्फ की सीली पर रख दिया हो। मेरे पैर जम रहे थे। मैं समझा कि ये जो भी है अब मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, उलझाने की कोशिश कर रहा है। अब मैं उससे भाग तो नहीं सकता, लेकिन उसे मेरे पास आने से या मुझे हानि पहुंचाने से ज़रूर रोक सकता था। मैं हमेशा अपने बैग में काली माँ का एक अस्त्र रखता हूँ। इस अस्त्र की लंबाई कुछ 3 इंच की है, छोटा सा। यह अस्त्र मुझे बंगाल के एक मशहूर कब्रिस्तान से मिला था। इस अस्त्र की भी एक घटना है जो मैं आपको किसी और दिन सुनाऊंगा, लेकिन फिलहाल इस कहानी पे आते हैं। मैं किसी तरह हिम्मत करके बिस्तर पे उठ बैठा और अपने बाएं पैर को घसीटते हुए मेरे बैग की तरफ गया, जो कि कमरे के एक छोर पे रखा हुआ था। मैंने उस बैग से वो अस्त्र निकाले, अपने बाएं हाथ की मुट्ठी में उसे कैद किया और वापस अपने बेड पे जाके सो गया। कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह तकरीबन 10:30 बजे आंख खुली। अभी भी बत्ती नहीं आई थी। मैं थोड़ा फ्रेश होकर अपना सामान लेके सीधा ड्राइवर जी के कमरे में चला गया। ड्राइवर जी की तबीयत अब थोड़ी ठीक थी। ड्राइवर जी के पूछने पर मैंने बताया कि वो मेरा कमरा काफ़ी गंदा है और कीड़े मकोड़े भी भरे हुए हैं। हमने एक और रात उस गेस्ट हाउस में बिताए और ड्राइवर जी के पूरी तरह ठीक होते ही हम 11 अक्टूबर सुबह को झारखंड की तरफ रवाना हो गए। भगवान का शुक्र है कि 2 दिन बर्बाद हो जाने के बावजूद जिस काम से झारखंड गए थे वो काम पूरा कर पाया। दोस्तों, आज की कहानी यही तक थी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो दोबारा इस चैनल पे ज़रूर आइएगा, और भी इस तरह की भयावह घटनाओं का अनुभव लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। शुभ रात्रि।